नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स थ्रू न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो में जो कि थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर है, हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, उसके अलावा मैं एंट्रोपी डिस्कस करना चाहूँगा और ज़ीरोथ लॉ क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, और वेरियस जो एटॉमिक गैसेस हैं जैसे कि मोनो एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस, उनके बीच में जो उनका कांस्टेंट वॉल्यूम की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होती है। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसको देखने के बाद आप सवाल लगाना लग जाएं। ठीक है, गेट लेवल के। ठीक है, वैसे ये वीडियो JEE के लिए है, लेकिन अगर आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी भी सिस्टम में ऐसा देखा गया, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ऐसा देखा गया कि एक क्वांटिटी थी जो केवल उसके स्टेट्स पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है ना, उसके स्टेट्स पे डिपेंड कर रही थी। लेट से ये स्टेट है ए स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट बी है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये देखा गया कि एक क्वांटिटी थी जो कि उसके केवल और केवल स्टेट पे डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे UA थी और यहाँ पे UB थी। ठीक है, इस क्वांटिटी को बोला गया क्या, इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, जो इंटरनल एनर्जी हमने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ऐसा देखा गया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के केवल स्टेट प्रॉपर्टी थी, यानी कि किसी भी पाथ से अगर हम सिस्टम ए से सिस्टम बी की ओर जाएं तो जो स्पेसिफिक हीट थी वो केवल डिपेंड कर रही थी, जो इंटरनल एनर्जी थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, केवल और केवल उनके स्टेट्स पे। ठीक है, किसी भी पाथ से जाओ उसको फ़र्क नहीं हो रहा था। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है U, ये कैसा है ये स्टेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टेट प्रॉपर्टी है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। ठीक है, टू ब्रिंग द सिस्टम फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B। ठीक है, लेट्स से आपने Q हीट प्रोवाइड की। ठीक है, तो क्या होगा, इसका यूटिलाइजेशन होगा। अब मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना, वो क्या कहना चाहिए, दो पार्ट्स में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बाइफर्केट हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। एक तो हो जाएगा किसका, डेल्टा U इंक्रीज करने में, यानी कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और एक यूज़ हो जाएगा वर्क करने में। ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सटेंशन है। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब, लेट से यहाँ पे पिस्टन है। ठीक है ना, एक मैंने सिलेंडर पिस्टन लिया हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस भरी हुई है और यहाँ पे एक बर्नर है। ठीक है, यहाँ पे एक बर्नर है। ठीक है, और ये गैस कैसी है, आइडियल गैस है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जब मैं इसमें हीट प्रोवाइड करता हूँ तो इसके मॉलिक्यूल्स इस पे कुछ प्रेशर, पिस्टन पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, उस प्रेशर के चलते ये पिस्टन ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर ये डेल्टा X वॉल्यूम से ऊपर जाता है, ठीक है, और A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वर्क कितना करेगा बता दीजिए मुझे, प्रेशर इनटू डेल्टा X, फोर्स इनटू डेल्टा X। फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द गैस ऑन दिस पिस्टन। ठीक है, अब क्या होगा, मैं F को क्या लिख सकता हूँ, F को लिख सकता हूँ मैं प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे जो इसका प्रेशर है इसके कारण एक फोर्स एक्सर्ट होगा कहाँ पे, पिस्टन पे, और पिस्टन करेगा वर्क। ठीक है, अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया फोर्स इक्वल्स टू पिस्टन इनटू
प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब A क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू इंटू लेंथ ट्रेवर्स्ड इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द पिस्टन, और कुछ तो इसकी एनर्जी यूज आएगी इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में, ठीक है। तो इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एनर्जी दैट इज सप्लाइड in the form of heat is utilized into two parts, ठीक है। फर्स्ट इज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड इज टू डू द वर्क एट पिस्टन, ठीक है। अच्छा, आपने कुछ फिजिक्स के जो कन्वेंशन है इनके साइंस को लेके ये याद रखना है, ठीक है। जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव होगा, और इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल बी पॉजिटिव, यानी कि फिजिक्स में क्या है, जो रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सिस्टम है। अगर सिस्टम में हीट आ रही है, आप अपने आप को सिस्टम के अंदर रख के देखिए, अगर हीट आ रही है तो वो गेन हो रही है, ठीक है। और अगर मेरी एनर्जी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। और अगर वर्क डन मैं करता हूँ तो वो पॉजिटिव है। इसलिए फिजिक्स में हम ये देखेंगे जो रेफरेंस है वो सिस्टम है। केमिस्ट्री में ये उल्टा हो जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रख के देखना है कहाँ पे, अपने आप को रख के देखना है सिस्टम के अंदर, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये साइन कन्वेंशन काफ़ी काम के हैं, इनको आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब दोस्तों हम करते हैं एक छोटा सा सवाल जो कि आपके काफ़ी काम का हो सकता है समझने के लिए, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैंने बताया है कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी कि वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि स्टेट कौन सा है। अगर स्टेट ए पे इसकी इंटरनल एनर्जी U है और स्टेट बी पे इसकी इंटरनल एनर्जी UB है, तो इस केस में तुम किसी भी प्रोसेस से चले जाओ तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है UB माइनस UA, दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, विल बी सेम, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा A टू B, ठीक है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। अब आप एक सवाल लिखिए। अच्छा, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आपको कि कॉपी पेन लेकर बैठें और जो मैं बताऊँ उसको आप कॉपी पेन में लिखें, ठीक है ना, कॉपी में अपने लिखें, ठीक है। व्हेन अ सिस्टम गोज, ये क्वेश्चन है, इसको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चाहें तो 0.75 या 0.5x पे करके लिख लें, इसको लिखना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट A to state B, it is supplied with 400 joule of heat and it does 100 joule of work. For this transition, case A है, for this transition, what is system's change in internal energy? If system moves from B to A, what is the change in internal energy? ठीक है। And C part है, if in moving from A to B along a different path in which work done is W dash AB is equals to 400 joule of work is done on the system,
हाउ मच हीट डज इट एब्जॉर्ब। ठीक है, हर केस में आपको याद रखना है सिस्टम ए से सिस्टम बी में जाने वाले और किसी भी प्रोसेस से आप जाओ तो यू बी माइनस यू ए इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज डेल्टा यू ए टू बी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस सिस्टम में ये कह रहा है सिस्टम ए से बी जाते वक्त कितनी एनर्जी सप्लाइड की गई है। लेट्स से ये ए है पॉइंट और ये बी है। ठीक है, तो इस पे एनर्जी कितनी प्रोवाइड की गई है, हीट के फॉर्म में कितनी प्रोवाइड की गई है बताओ, 400 जूल ऑफ हीट। ठीक है, अब क्योंकि ये सिस्टम को प्रोवाइड की गई है, अब आप सिस्टम को रख के देखिए, अपने आप को सिस्टम में रख के देखिए, हीट जो मुझे मिल रही है वो गेन हो रही है, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव रहने वाला है एंड इट डज 100 जूल ऑफ वर्क, यानी कि मेरा सिस्टम 100 जूल का वर्क करता है। अच्छा दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में जो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम देखने वाले हैं वो है आइडियल गैस JEE के लेवल पे, प्लस वो पिस्टन पे रखी हुई आइडियल गैस होगी ज़्यादातर टाइम्स। ठीक है ना, ऐसे मुझे पिस्टन के वेट से नहीं लेना देना, मुझे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ पे केवल ये देखना है कि वर्क कितना कर रही है गैस। वर्क हमेशा होगा P इंटू DV, ये स्मॉल वर्क होगा। ठीक है ना, ठीक है, और इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, DU दैट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल्स टू। ठीक है ना, आई होप ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, इन दोनों चीज़ों को, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि DV कैसे निकल के आएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 400 जूल हीट इज सप्लाइड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। अब क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, मैं सिस्टम के अंदर खुद को रख कर देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वर्क डन बाय मी दैट इज सिस्टम विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें बोला फॉर दिस ट्रांजिशन व्हाट इज द सिस्टम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देखा कि हीट कितनी थी, प्लस 400 जूल। 400 जूल याद रखिएगा कि हमेशा साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रख के आप काम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, डेल्टा यू यहाँ पे कितना है ये हमें पता करना है, और वर्क डन बाय मी इज़ 100 जूल दैट इज़ पॉजिटिव, तो उसको 100 लिख देना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, 300 जूल। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी क्या कहता है, इफ सिस्टम गोज फ्रॉम बी टू ए व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिंपल सी बात है, ये कौन सा चेंज आया, ए से बी में जाने पर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज था वो हमने निकाला, कितना, 300 जूल। ठीक है, ये कितना होगा, यू बी माइनस यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब मुझसे सिस्टम क्या बोल रहा है, मुझसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी से ए में आने पे, तो सिंपल सी बात है डेल्टा यू डैश विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे इनिशियल क्या है, बी से हम ए पे आ रहे हैं। ठीक है, इनिशियल बी है तो यहाँ पे लिख दूंगा यू बी, और यहाँ पे फाइनल क्या होगा, यू ए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा, ये इसका नेगेटिव होगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ यू बी माइनस यू ए, और यू बी माइनस यू ए कितना है, 300 जूल, तो इसको टू माइनस 300 जूल। ठीक है, तो इस केस में क्या आया सिस्टम, डेल्टा यू कितना आया, कितना आया, माइनस 300 जूल। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट कहता है, इफ
in moving from A to B along a different path in which W dash AB is equals to 400 जूल is work done on the system। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्विस्ट आता है दोस्तों। जब मैं A to B जा रहा हूँ और वर्क डन मुझ पे हो रहा है, यानी कि सिस्टम पे हो रहा है, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मुझ पे हो रहा है? क्योंकि मैं अपने आप को रख के देख रहा हूँ कहाँ पे, सिस्टम के अंदर। रेफरेंस फ्रेम क्या है? सिस्टम, ठीक है ना। तो उस केस में वर्क डन कितना है? माइनस ऑफ 400 जूल। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जो ये पिस्टन है वो कंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर तो लग रहा होगा, लेकिन बाहर से लगने वाला प्रेशर इतना होगा कि गैस कंप्रेस हो रही होगी, ठीक है। तो उस केस में फिर से वही इक्वेशन मुझे लिखनी है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब मैंने देखा था ए से, यहाँ पे सिस्टम क्या बोल रहा है? ए से बी की ओर जा रहा है, और ये कितना आया था? ये कितना आया था दोस्तों, बताइए मुझे। ए से बी के बीच में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आया था ए से बी जाते वक्त, वो कितना था? यू बी, दैट इज़ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये कितना था? 300 जूल, 300 जूल, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये कितना था? 300 जूल। और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मुझ पे हो रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 400 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे Q कितना निकल आएगा दोस्तों? माइनस 100 जूल। अच्छा, अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? एक्चुअली आप भी समझ पा रहे होंगे कि जब भी किसी गैस को कंप्रेस करो तो उसके मॉलिक्यूल्स आसपास आ जाएंगे, ठीक है ना। वो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज 300 जूल ही है, ठीक है, और वर्क डन कितना हो रहा है? 300 से ज़्यादा, तो कुछ हीट रिलीज़ हो गई होगी, ठीक है। कुछ हीट रिलीज़ हो गई होगी, कहाँ? सराउंडिंग्स पे, ठीक है। आई होप ये वाली बात आप समझ में आए होंगे। और वो हीट कितनी रिलीज़ होगी? जितना की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। 300 जूल की ज़रूरत थी अपने को ए से बी आने के लिए, और 400 जूल का वर्क कर दिया गया, तो ये रिलीज़ हो गई 100 जूल, ठीक है। आई होप ये वाली बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट वीडियो में, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक बात आपको बतानी है, जो एक टेबल बनाना है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है वो आप डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन वो बहुत कंसेप्चुअल है, और अगर आप उसको देखते हैं तो आपके बेसिक्स बहुत तगड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपको कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। उसमें एक डेरिवेशन मैंने किया है केटीजी के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिएगा, वो कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। और वो एक अप्रॉक्सीमेशन है, किसके लिए? हमारा जो क्या चाहिए एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, एक टेबल है जो मुझे बनानी पड़ेगी, इसको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के तहत हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मोल की जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो कितनी होगी? RT/2, और यही उसकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो लेट्स से अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी हो जाने वाली है, यस और नो, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, पर मोल, ये कितनी होने वाली है? ये हो जाएगी डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, ठीक है, दैट इज़ du/dt। ये कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी? nR/2, ठीक है। और एक बात और थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम
इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस आर। ठीक है, ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकला है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से निकला है। ठीक है, ठीक है, इन तीन चीज़ों को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में और याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे जो मैं टेबल बनाने वाला हूँ आने वाले समय पे, वो अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी वो याद रखने में आसान हो जाएगा। इंटरलिंक करना सीखिए किसी भी टॉपिक को एक दूसरे के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा टेबल जो कि आपको रखनी है याद। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नेचर ऑफ गैस, मोनो एटॉमिक, लीनियर, ठीक है, और नॉन लीनियर। अच्छा, ये तीनों चीज़ें क्या हैं मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। ठीक है, अभी के लिए बता देता हूँ। मोनो एटॉमिक जिसका एक एटम हो, डायटॉमिक एंड लीनियर मतलब केवल वो एक लाइन पे लाई करने वाला हो, एक लीनियर मॉलिक्यूल हो। अगर एक से अधिक एटम भी हैं तो भी एक लाइन पे लाई करने वाला हो। और नॉन लीनियर जैसे कि ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इसमें 3 एटम्स, लीनियर नहीं है ये। ठीक है, एक प्लेनर हो गया ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे हो जाएगा CV, यहाँ पे हो जाएगा CP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा अपना गामा, दैट इज CP/CV का रेशियो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मोनो एटॉमिक गैस के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3, इसके लिए लीनियर और डायटॉमिक के लिए होते हैं 5, और नॉन लीनियर के लिए होते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाने वाली है? 3। मोनोटॉमिक की हो जाएगी 3RT/2। ये क्या होगी? U। अब मैं DU/D2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 3R/2, 3R/2। और CP कितना हो जाने वाला है? CV प्लस R। ठीक है, CV प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा? 5R/2। ऐसे ही इस केस में CV कितना हो जाने वाला है? 5R/2। CP हो जाने वाला है 7R/2। ठीक है, और ये हो जाएगा 3R/2, सॉरी ये हो जाएगा 3R, है ना? 6R/2 इक्वल टू 3R, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4R। ठीक है, 4R। ऐसे ही इनके रेशियो आप निकाल सकते हैं CP/CV के, तो इसका आ जाएगा 5/3, दैट इज 1.6667। ठीक है, और इसका हो जाएगा 7/5, तो कितना हो जाएगा? 1.4, है ना? 7/5, 1/4। ठीक है, ऐसे ही नॉन लीनियर के केस में क्या हो जाएगा? CP/CV दैट इज 4/3 इक्वल्स टू 1.33। ठीक है, और ये टेबल आप बना लीजिए दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि आप खुद से बनाने की कोशिश करें। इसको याद रखना है क्योंकि ठीक है, ये कई केसेस में अप्लाई होने वाला है, यूज़ होने वाला है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इस तरीके से मोनो के लिए अलग निकालिए, डाया के लिए अलग निकालिए। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए अलग निकालिए। ठीक है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है और आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब हम
अब हम चलते हैं दोस्तों कहाँ पे, कुछ प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा, जब भी थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हो और कंप्लीट साइकिल हो, ठीक है, तो उस पर आप देखिए, उस पर क्या पूछेगा आपसे कि वर्क डन कितना है। लेट्स से ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये इसमें डायरेक्शन जरूर दिया होगा, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, ये वॉल्यूम दिया होगा, ये प्रेशर दिया होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी वॉल्यूम बढ़ रही होगी, जब भी वॉल्यूम बढ़ रही होगी, यहाँ पे देखिए ए से बी की ओर जाने में क्या है, वॉल्यूम बढ़ रही है। यहाँ से जब मैं गया इस पाथ से, और जब मैं बी से ए की ओर आया तो वॉल्यूम क्या हुई, कम हुई, क्योंकि वी की वॉल्यूम ज़्यादा थी, वी बी, और वी की कम थी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो रही है, इसका मतलब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, एंड वॉल्यूम बढ़ रही है तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है। देन इज फ्रॉम ए टू बी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड फ्रॉम बी टू ए वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दैट इज वाई वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें नेट वर्क डन निकालने के लिए आपको इस ऊपर वाले एरिया से, जो कि ए बी कर्व से, यानी ऊपर वाले कर्व्स के एरिया से, ठीक है, इस पूरे एरिया से आपको ये नीचे वाला एरिया माइनस करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस में जो भी क्लॉकवाइज एरिया हो, जब भी साइकिल क्लॉकवाइज चले तो वर्क डन पॉजिटिव होने वाला है, और जब नेगेटिव चले यानी काउंटर क्लॉकवाइज चले तो वर्क डन नेगेटिव होने वाला हो, ठीक है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं है, आप इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट है और इसको यूज़ करके आप बहुत सारे सवाल लगा पाएंगे। ये भी इसी से निकला हुआ है, पहले है वो क्या है, सम प्रोसेसेस, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, पहले भी मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस का ग्लिम्स दिया है लास्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है, और कैसे आप न्यूमेरिकल बना के आएंगे जेडब्ल्यू में, ठीक है। अब देखिए व्हेन वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, फर्स्ट केस में यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता है, या तो ऐसा जाएगा PV, क्योंकि V क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहने वाला है, और या फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या तो बढ़ रही होगी वॉल्यूम, या तो प्रेशर बढ़ रहा होगा या तो कम हो रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा, इमेजिन कीजिए P इंटू वी होता है वर्क डन, P इंटू डी वी, ठीक है ना। अब डी वी इक्वल्स टू 0 है तो वर्क डन क्या हो जाने वाला है, 0। और इस केस में जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि वर्क डन तो 0 है, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर है, उस पर गैस रखी हुई है, उसको मैं अगर हीट अप करूं, हीट दूं, तो जो मेरी हीट है अगर ये रिलीज़ नहीं कर रहा है, ये कैसा है, इंसुलेटेड सिस्टम है, तो पूरी तरीके से जो मेरी हीट प्रोवाइडेड है वो कहाँ पे कन्वर्ट होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब सेकंड केस में व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, अगर ग्राफ ऐसा बनता है, अगर जो ग्राफ है मेरा वो ऐसा बनता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
वॉल्यूम बढ़ रही है, वी ए इज़ स्मॉलर देन वी बी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो एरिया भी हो रहा होगा, एरिया जो है अंडर में, ठीक है, वो क्या बताएगा, वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है, और वर्क डन पॉजिटिव होगा। मुझे सिस्टम की तरफ बैठ के देखना है, सिस्टम में बैठ के देखना है, ठीक है। फिजिक्स में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो क्या है, विद इन द सिस्टम, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, जैसे कोई ग्राफ है, लेट्स से ये p है और p किसका फंक्शन है, v का, ठीक है, और ये कुछ ऐसा वरी कर रहा है, और यहाँ पे p एट v दिस, ठीक है, लेट्स से ये v x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, p एट वी एक्स होगी। क्यों, क्योंकि p किसका फंक्शन है, वॉल्यूम का, p इन टर्म्स ऑफ v हम दिखाएं तो यहाँ पे ये कितना होगा, p इन टर्म्स ऑफ वी एक्स, ये इतना होगा, ठीक है, ये इतना लेंथ होगा, ठीक है, और ये लेंथ इनटू सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dv, ये क्या होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि कितना होगा, p v x इंटू डी। अगर मैं इसको वी ए से वी बी तक इंटीग्रेट कर दूं, वी ए से वी बी तक इंटीग्रेट कर दूं, अच्छा ये स्मॉल डी वी क्या है, ये स्मॉल वर्क डन है ना, प्रेशर इनटू डी वी क्या है, स्मॉल वर्क डन है, जो छोटा सा वॉल्यूम चेंज करने में जो वर्क डन हो रहा होगा वो है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम वी ए टू वी बी, और ये दे देगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये बात याद रखिएगा, कई बार ये इसमें सवाल आ सकते हैं, ठीक है, इस ग्राफ को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो हम पी देख रहे हैं ना, वो गैस का क्या है, प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, ठीक है। और इसमें और क्या हो सकता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो ऐसा कुछ आ जाएगा, एरो बी से ए की तरफ आ जाएगा, यही हो सकता है ना, ये एम से एन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस में ए से बी की ओर जो वर्क डन होगा, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये जो वर्क डन होगा वो ये इतना होगा, ठीक है ना, पूरा एरिया ये वाला, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसको B को C तक लाऊं तो वर्क डन कितना होने वाला है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन 0 हो जाने वाला है। और C से D तक आऊं तो वर्क डन क्या हो जाने वाला, नेगेटिव हो जाने वाला है, एक तो क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है, और ये वाला एरिया होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ से A पे जाऊँ तो क्या हो जाने वाला, वर्क डन 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में जबकि गैस स्टेट A से B पे जाती है, B से C पे, C से D पे और D से वापस आ जाती है A पे, इसलिए ये साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है। इसलिए इस प्रोसेस में जितना नेट वर्क डन होगा वो इस पूरे एरिया से इस एरिया को माइनस करके निकलेगा, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, और जो नेगेटिव वाला वर्क डन था, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वही होगा नेट वर्क डन, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ऊपर वाली लाइन बढ़ते हुए वॉल्यूम की तरफ है तो नेट वर्क डन क्या हो जाने वाला, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज में, अगेन वही बात, क्लॉकवाइज में वर्क पॉजिटिव और काउंटर क्लॉकवाइज में वर्क नेगेटिव हो जाने वाला है, नेट वर्क, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है ज़्यादा प्रेशर पे, ठीक। आई होप ये वाली बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर प्रोसेस पूरी नहीं है, अगर ऐसी गई है प्रोसेस
ए से बी में, तो उस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देखूँगा किस पॉइंट तक वॉल्यूम कम हुई और किस पॉइंट पे वॉल्यूम बढ़ी। ठीक है, तो कम हो रही है ए से सी तक, ठीक है, और फिर सी से फिर बढ़ना चालू करती है। तो सी से बी तक का जो एरिया है, एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, वो पॉजिटिव वर्क देगा, जितना पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा वो बताएगा। और ए से सी पे जहाँ की वॉल्यूम कम हो रही है ए से सी तक, ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क देने वाला है, ये वाला एरिया, ठीक है। और सी से बी तक जब वॉल्यूम बढ़ रही है तो एरिया पूरा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो उस केस में भी जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये नेट वर्क डन बताएगा। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखिए एक सवाल, छोटा सा सवाल, ठीक है। A certain amount of an ideal gas passes from state A to state B first by means of process 1 and then by means of process 2, in which of the process is the amount of heat absorbed by the gas greater। ठीक है, ये बोल रहा है सवाल। यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, ए से बी पे जाने के लिए दो पॉइंट हैं, ठीक है, दो स्टेट हैं, इन पे जाने के लिए दो प्रोसेस यूज़ की जा सकती हैं। एक तो प्रोसेस ये वाली 1 और एक 2 वाली, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब मैंने बोला था कि जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल किस पे डिपेंडेंट है, स्टेट्स पे। इसके लिए यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी है, ये क्या होने वाला है, यू बी माइनस यू ए। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे तुम यहाँ से जाओ चाहे वहाँ पे। ठीक है, अब हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ए बी प्लस वर्क डन ए टू बी। अच्छा दोस्तों, जो हीट सप्लाइड है और वर्क डन है, ये पाथ फंक्शंस हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे। और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये केवल स्टेट पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से स्टेट पे हो। ठीक है, तो इस केस में मैंने देखा ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ये दोनों प्रोसेस के लिए सेम होने वाला है। अब ए से बी में जो अंडर का एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है, फ्रॉम किसके लिए, प्रोसेस 2 के लिए, ये कम है किसके मुकाबले, प्रोसेस 1 के मुकाबले, क्योंकि इसमें पूरा एरिया आने वाला है। तो प्रोसेस 1 में जो वर्क डन है वो ज़्यादा होने वाला है। वर्क डन इन प्रोसेस 1 फ्रॉम ए टू बी इज ग्रेटर देन वर्क डन फ्रॉम इन टेकिंग सिस्टम फ्रॉम ए स्टेट ए टू बी इन प्रोसेस 2। तो मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा हीट कितना है, हीट सप्लाइड क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ना हीट आएगा, इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, तो इस केस पे मैं ये देख सकता हूँ कि वर्क डन इन स्टेट फ्रॉम इन प्रोसेस ए टू बी फ्रॉम पाथ 1 इज मोर देन दैट ऑफ 2। ठीक है, तो इस केस में ये देख सकता हूँ कि प्रोसेस क्या होगी, हीट सप्लाइड क्या होगी, 1 के लिए ज़्यादा होगी क्योंकि वर्क डन भी ज़्यादा है, और ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं ये देख सकता हूँ Q1 विल बी मोर देन Q2। ठीक है, यही मुझे पता करना था और यही क्वेश्चन ने पूछा था। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन ज़्यादा है और इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए सेम है। वर्क डन केस 1 के लिए ज़्यादा है केस 2 से, इसलिए हीट भी ज़्यादा होगी वर्क डन के लिए, स्टेट 1 के लिए, प्रोसेस 1 के लिए। ठीक है, अब देखिए आप ये करते जाइए अपने कॉपी में मेरे साथ साथ। ठीक है, अच्छा अगर आप
मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, और अगर हैं भी तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, ठीक है। उस पर मैं नोट्स डाल दूँगा और इसके न्यूमेरिकल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप अपनी क्वायरीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, और उन क्वायरीज़ को मैं इन फ्यूचर में क्या करूँगा, एक तो सॉल्व करके दे दूँगा आपको, और दूसरा उस पर एक वीडियो भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि देखना है हमें, और उससे क्या होगा, कुछ ऐसे हम कहना चाहिए उसके कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स निकल के आएंगे जो कि यूज़ होंगे अलग अलग उस पर, ठीक है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि अच्छा, इन डिस्कशंस में हम क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन के अंदर आइडियल गैस को देख रहे हैं, ठीक है। अब पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो आइडियल गैस है, हमारा जो सिस्टम है इसमें क्या है कि पिस्टन एंड आइडियल गैस विद इन पिस्टन, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, PV = nRT, ये तो इसका आइडियल गैस का वो हो गया, अपना आइडियल गैस का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर T कांस्टेंट है, PV विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अभी कांस्टेंट कितना होगा, लेट से स्टेट 1 में ये P1 V1 था, तो इसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इस केस में वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन कितना होता है, dW = P × dV। इसको मैं लिख सकता हूँ, कांस्टेंट भी यहाँ पे क्या है, P1 V1 मैं बोल सकता हूँ, तो P1 V1 अपॉन V, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इनटू dV, ठीक है। अब नेट वर्क डन के लिए फ्रॉम स्टेट 1 to B मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूँगा, P1 V1 अपॉन V dV को, ये कितना आ जाएगा 1 से 2 तक, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, P1 V1 तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, इनटू ln V2 अपॉन V1, ठीक है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके कुछ अलग फॉर्म्स हैं, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, कुछ अलग फॉर्म में मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, RnRT1 × ln V2 अपॉन V1, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने, आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है, ठीक है। P1 V1 इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, V2 अपॉन V1 कितना होने वाला है, P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये बजाय आप मुझसे देखें, मैं चाहता हूँ आप खुद इसको डेराइव करें, ठीक है। बजाय केवल कॉपी करने के आप डेराइव करें, उसके बाद इसको देखें कि मैंने सही किया है या नहीं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो वर्क डन 0 हो जाने वाला है, ठीक है। कुछ और प्रोसेसेस हैं, उसको हमें देखना है, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे सवाल, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों, वो है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि जो डेल्टा Q है, यानी कि हीट सप्लाइड है, वो क्या है 0, और इस केस में WU प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा W = 0 हो जाने वाला है, ठीक है। डेल्टा Q = 0, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U = नेगेटिव ऑफ डेल्टा W,
इसका मतलब क्या है कि जितना वर्क डन होगा वो कितना होगा, नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी होने वाला है। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आप याद रखें। ठीक है, किसके लिए है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। ठीक है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी हो सकती है, कोई भी सिस्टम है जो परफेक्टली इंसुलेटेड है। ठीक है, जैसे कि पिस्टन को मैंने रख दिया इंसुलेशन में रख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको प्रेस किया। ठीक है, ये इसके अंदर गैस भरी थी, इसको मैंने प्रेस किया, तो क्या होगा, जितना मैं वर्क डन करूँ, जितना वर्क डन इस गैस पे होगा, ठीक है, जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि मुझे को किस में देखना है, सिस्टम के अंदर बैठ के देखना है, वो किसका कितना होगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, एडियाबैटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे Q क्या है, 0 है, हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा होता है, PV डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, PV गामा इज इक्वल्स टू 0। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से ये दो चीज़ें आप कॉपी में लिखिए और याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि dV क्या है, dW क्या है, स्मॉल वर्क डन क्या है, P इंटू dV अगेन। ठीक है, और वर्क डन कितना आने वाला है, प्रेशर को मैं लिख दूंगा किसके टर्म्स में, कांस्टेंट के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। अब लेट से अगर इनिशियल टाइम पे P1 V1 था, प्रेशर और वॉल्यूम, तो मैं ये लिख सकता हूँ P1 V1 गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। ठीक, क्योंकि इसमें यही एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये होगा। ठीक है ना, अब देखिए स्मॉल वर्क डन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट अपॉन V1 P1 इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, P इन टर्म्स ऑफ ये इंटू dV। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरा वर्क के लिए, W1 से 2 1 से 2 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट इंटू V रेज़ टू द पावर गामा माइनस गामा अपॉन +1। ठीक है, अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कैसे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx, ये कितना होने वाला है, x n+1 अपॉन n+1। यहाँ पे n कितना था, माइनस गामा। ठीक है, ये ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अब इसको क्या है, ये वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, P2 इंटू V2 रेज़ टू पावर गामा, तो कितना आ जाएगा, P2 इंटू V2 रेज़ टू पावर गामा, कांस्टेंट को मैं अंदर ले जा रहा हूँ बस। ठीक है, इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इंटू V1 1 माइनस गामा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस गामा।
ठीक है। V1 के लिए मैंने P1 V1 रेज़ टू पावर गामा लिख दिया है कांस्टेंट को, और इसके लिए P2 V2 रेज़ टू पावर गामा लिख दिया है क्योंकि ये कांस्टेंट था, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, ये हो जाएगा कितना, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये एक्सप्रेशन बहुत काम का है, इसको आपको याद रखना है। ये किसके लिए निकाला गया है, इस प्रोसेस के लिए जो कि है एडियाबैटिक, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, भले आपको एक्सप्रेशन याद ना रखना हो, डेरिवेशन याद ना रखना हो, ये याद रखनी है, ठीक है। ये प्रोसेस, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई भी प्रोसेस के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब देखिए, एक प्रोसेस जिसका जो रिलेशन हो P, जिसमें P और V का जो रिलेशन हो वो ऐसा हो और X ना तो 1 के बराबर हो और ना ही X गामा के बराबर हो, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। ये कंडीशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे पीवी कर्व की और रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले के लिए, कांस्टेंट प्रेशर वाले के लिए, एडियाबैटिक के लिए और आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। और किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाना है, तो उसका ग्राफ सीधा आ जाने वाला है परपेंडिकुलर टू V, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए प्रेशर कांस्टेंट रह जाने वाला है, तो ऐसा आ जाने वाला है, ठीक है। अब मैंने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको ले लिया, क्या इसका क्या कर दिया मैंने, दोनों को ले लिया मैंने, लॉग ले लिया दोनों की तरफ, तो ln P प्लस गामा ln V यही हो जाने वाला है ना, ठीक है। याद रखिएगा ln m इंटू n इज इक्वल्स टू ln m प्लस ln n। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है ये वाला एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैंने क्या किया, इस दोनों तरफ को डिराइव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू V, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/P dP/V इज इक्वल्स टू प्लस गामा इंटू 1/V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि dP/V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा इंटू P/V, ठीक है ना। तो जो स्लोप होगा P और V कर्व का वो क्या होगा, माइनस ऑफ PV, ठीक है। ये किसके लिए है, एडियाबैटिक के लिए। ये वाली बात आप याद रखिएगा, हो सके तो ये डेरिवेशन भी याद रखिए, काफ़ी काम आ सकता है, कन्फ्यूजन्स आपकी मिट जाएंगी, ठीक है। अब ये होगा क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस लूँ तो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी उसकी इक्वेशन, ठीक है। और उस केस में P फिर मैं ले लूँगा क्या, लॉग, और फिर मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू B। तो क्या आ जाएगा, dP/dV
1/p प्लस 1/v इंटू, ये तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो कितना जाएगा कांस्टेंट। और इस केस में क्या होगा, dp/dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ p/v, ठीक है। तो ये किसका कर्व का स्लोप है, एडियाबैटिक प्रोसेस का, और ये किसका कर्व का स्लोप है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो मैं ये देखूंगा जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उसके स्लोप को, गामा से। तो गामा यहाँ पे क्या है, गामा यहाँ पे क्या है, Cp/Cv का रेशियो, ठीक है। तो इसका जो कर्व होगा वो स्टीपर देन होगा किसके, इस वाले के कर्व के, है ना, क्योंकि इसका स्लोप कम है और इसका गामा टाइम्स है और नेगेटिव ही होने वाला है स्लोप, ठीक है। तो इसका स्लोप ज़्यादा होने वाला है क्योंकि ये गामा का मल्टीपल है, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज इसका स्लोप अधिक होगा, ठीक है। तो इस केस में ये कर्व हो जाएगा किसका, एडियाबैटिक का, ठीक है। ये कर्व हो जाएगा किसका, कांस्टेंट टेम्परेचर का, आइसोथर्मल का। ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर का, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर पाना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसका सेकंड लेक्चर बनाऊंगा जिसमें लॉस पूरे करवाने होंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई JEE का स्टूडेंट है आप उसको शेयर करें, कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसको शेयर करें, उसके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप फीडबैक दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें फीडबैक दें आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई अप्रिशिएट योर टाइम। बिल्कुल।